जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 18 पे। आप देख सकते हैं सवाल नंबर 18 आपके सामने है। इस सवाल में भी कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सवाल को पढ़ लें। सवाल कहता है, देख सकते हैं, एल और एम साझेदार हैं जो लाभ व हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। एन को साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है। एन नया साझेदार है और लाभ में 1/10वां हिस्सा, कितना, 1/10वां हिस्सा दिया जाता है। एन को 80,000 रुपया पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति, जिसमें फर्म के लिए 1 लाख रुपया पर मूल्यांकित किया जाता है, लाना है। पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं। पूंजी को अस्थाई मानते हुए जर्नल की प्रविष्टि कीजिए। तो इसमें देखिए कितनी बातें हैं। इसमें आपको फर्म की ख्याति दी गई है, फर्म के लिए ख्याति का मूल्यांकन दिया गया है। दूसरी बात, पुराना साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं और पूंजी को अस्थाई मानते हुए, यह भी नई बात है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं साझेदारों की पूंजी अस्थाई पूंजी का मतलब क्या है। ध्यान दे इधर, इसके लिए हमने यहां पर लिख दिया है ताकि आप लोगों का मिस ना हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सके, इसलिए हमने यहां पर कुछ लिख दिया है। ठीक है, देखें पढ़ करके क्या लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट करके पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने लिखा साझेदारों की पूंजी का स्वरूप, यानी साझेदारों के पूंजी के कितने स्वरूप होते हैं। पर कहता है यहाँ कि साझेदारों की पूंजी का लेखा करने के दृष्टिकोण से पूंजी के निम्न दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? 2। एक को कहते हैं अस्थाई या परिवर्तनशील पूंजी, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरे को कहते हैं अस्थाई या स्थिर पूंजी, जो प्रश्न में दिया गया है, अस्थाई या स्थिर पूंजी। ठीक है, अब अस्थाई या परिवर्तनशील पूंजी की दशा में क्या होता है, तो इसको पढ़ लेंगे। देखें यहाँ कह रहा कि जब साझेदारों की पूंजी अस्थाई या परिवर्तनशील होती है, तब फर्म और साझेदारों के बीच होने वाली सभी लेन देनों का लेखा करने के लिए फर्म की पुस्तक में केवल साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। अर्थात साझेदारों से लेन देन होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, यानी अस्थाई या परिवर्तनशील पूंजी होगी तो इसका मतलब यह है कि पूंजी में परिवर्तन संभव है। तो फर्म में साझेदारों से लेन देन करने के लिए केवल एक ही खाते का निर्माण किया गया है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही पूंजी का लेखा भी होगा और पूंजी के अलावा जो भी फर्म और साझेदार के बीच लेन देन होगी उस सब का लेखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगा। अर्थात एंट्री में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और दूसरा परिस्थिति यहां देख सकते हैं आप, अस्थाई या स्थिर पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल होने पर क्या है, तो कहा जाता है कि जब साझेदारों की पूंजी अस्थाई या स्थिर होती है, यानी अस्थाई या स्थिर होती है, तब साझेदारों की पूंजी का लेखा करने के लिए साझेदारों का पूंजी का लेखा करने के लिए पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। यानी पूंजी का लेखा करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। और फर्म एवं साझेदारों के बीच होने वाली अन्य लेन देनों का लेखा करने के लिए फर्म की पुस्तक में देख सकते हैं, फर्म की पुस्तक में साझेदारों का चालू खाता पार्टनर्स करंट अकाउंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अर्थात पूंजी के अतिरिक्त होने वाली अन्य सभी लेन देनों के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। मतलब जब फर्म में साझेदारों की पूंजी अस्थाई या स्थिर होगी, फिक्स्ड कैपिटल होगा, तब क्या करेंगे, साझेदारों के नाम से 2 खाते खोले जाएंगे, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। ठीक है, कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
केवल साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी का लेखा होगा, पूंजी के अलावा और कोई लेखा नहीं होगा, क्योंकि पूंजी क्या है, स्थिर है। और अगर कोई दूसरा लेखा कर देंगे तो पूंजी का अमाउंट बदल जाएगा, रकम बदल जाएगा, तो पूंजी फिर स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर्स के कैपिटल का लेखा करना है, और पार्टनर्स के कैपिटल के अलावा और जो भी लेन देन होगा उन समस्त लेन देनों का लेखा हम कहां करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेंगे, साझेदारों के चालू खाता में करेंगे। अर्थात हम पूंजी के अलावा, अतिरिक्त पूंजी के अलावा साझेदार और फर्म के बीच होने वाले लेन देन के लिए करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई। प्रश्न में कह रहा था पूंजी अस्थाई है, अर्थात समझ में आ गई कि इस प्रश्न में जो भी ख्याति का बंटवारा या ख्याति की निकासी जो भी होगी उसका लेखा करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को केवल कैपिटल के लिए क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या कही गई है कि फर्म के लिए 1 लाख रुपया पर ख्याति का मूल्यांकन किया गया। यानी ये जो ख्याति दी गई है, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति फर्म के लिए 1 लाख रुपया मूल्यांकित की गई है, अर्थात ये 1 लाख रुपया पूरे फर्म की ख्याति है। तो नया साझेदार जो है एन, वो अपने हिस्से की पूंजी 80,000 तो लाएगा, साथ में अपने हिस्से की ख्याति लाएगा। अर्थात इस 1 लाख रुपया में एन का हिस्सा कितना होगा, 1/10वां। एन कितने के लिए आया है, 1/10वें हिस्से के लिए आया है। तो ये संपूर्ण पूरे फर्म की ख्याति नहीं लाएगा, उस पूरे फर्म की ख्याति में एन का जो अपना हिस्सा है 1/10 वही ला करके वो फर्म को देगा। ठीक है। और प्रश्न में एन अपने हिस्से की ख्याति लाता था, एन के हिस्से मतलब नए साझेदार के हिस्से की ख्याति दी रहती थी, इसमें फर्म की ख्याति दी गई है प्रश्न में। तो जब प्रश्न में फर्म की ख्याति दी रहे तो उसमें नए साझेदार का हिस्सा निकालेंगे, और जितना नए साझेदार का हिस्सा निकलेगा वही नया साझेदार ला करके फर्म को देगा, और उसी को हम पूरा त्याग करने वाले साझेदारों के बीच उसके त्याग अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। तो 1 लाख रुपया का हम क्या करेंगे, 1/10 निकाल लेंगे, जो 10,000 रुपया होगा तो वही 10,000 रुपया एन के हिस्से की ख्याति होगी। ठीक है। हाँ, पूंजी 80,000 रुपया होगा। ठीक है। अब एक चीज और कहता है कि साझेदारों ने ख्याति की आधी राशि निकाल ली, अर्थात नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच जो त्याग अनुपात में बांटकर हम देंगे, तो देने वाली एंट्री तो कर देंगे। अब जिस त्याग करने वाले साझेदार को जितना ख्याति मिलेगा उसका वो आधा, यानी किसी को अगर 10 रुपया मिलेगा तो वो 5 रुपया, आधा 50% ख्याति क्या करेगा, निकाल लेगा। तो अब सवाल उठता है, सर ख्याति निकालने के लिए क्या एंट्री करेंगे? आपने पूंजी लाने वाला एंट्री बता दिया, पूंजी ले आवेंगे, ख्याति लाने वाला एंट्री बता दिया, ख्याति ले आवेंगे। ठीक है। सर आपने ख्याति को बांटने वाला एंट्री बता दिया, ख्याति को बांट देंगे। सर अगर प्रश्न में विद्यमान ख्याति रहेगी, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल रहेगा तो उसको अपलिखित करने वाला एंट्री बता दिया 4 नंबर में, 4 नंबर एंट्री, वो भी हम कर लेंगे। अभी ख्याति निकालने वाली बात कर रहा प्रश्न में, तो ख्याति निकालने के लिए क्या एंट्री करेंगे? तो आप लोग घबराइए नहीं, आइए हम 5 नंबर एंट्री इस प्रश्न में पूरा कर लेते हैं। ये रहा हमारा 5वां एंट्री, एंट्री नंबर 5। इसको हम क्या करेंगे, ख्याति निकालने वाला एंट्री यहां लिख दिया हमने। आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा यहां पर, पुराने साझेदारों, यहां देख सकते हैं पुराने साझेदारों के द्वारा ख्याति की राशि फर्म से निकालने पर। ठीक है। क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पर याद रखिए यहां आप कैपिटल नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो केवल कैपिटल के लिए लिखा जाएगा। कैपिटल के अलावा ख्याति निकालना, ख्याति बांटना जो भी होगा, या जो भी लाभ या हानि या कुछ भी दिया जाएगा साझेदार को, तो इसके लिए हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साझेदारों की पूंजी अस्थाई है और स्थिर, साझेदारों की पूंजी स्थिर है, साझेदारों की पूंजी अस्थाई है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो यहां पर हम ख्याति निकालने के लिए या ख्याति को बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद रखिएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। आइए देखिए, इस एंट्री को आप नोट कर लीजिएगा। यह एंट्री ख्याति को निकालने के लिए है। इस तरह से आपका 5 एंट्री कंप्लीट हो गया। आप इसको देख लेंगे। अब चलिए हम इसको सवाल को बनाते हैं। पुराना साझेदार ओल्ड पार्टनर्स एल और एम, पुराना अनुपात 3/5 और 2/5। प्रश्न में आप देख लीजिएगा,
नया साझेदार कौन है? एन। नया साझेदार का हिस्सा कितना है? 1/10। प्रश्न में देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लेंगे। कोई आधार कोई शर्त नहीं है तो मान के निकाल लेंगे। कैसे मान के निकालते हैं वो तो आपको पता ही है। माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, लाभ में नए साझेदार एन का हिस्सा, अतः पुराना साझेदार एल और एम के हिस्से का लाभ 1 - 1/10 बराबर 10 - 1/10 बराबर 9/10। अब पुराने साझेदार के हिस्से को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटने पर तो एल का 9/10, ये वाला 9/10 यहां से ले लिया हमने 9/10। 9/10 का 3/5 यानी 27/50। एम का 9/10 गुने 2/5 यानी 18/50 और एन का 1/10। तो बट्टा में 50 है तो 50 करने के लिए 10 को कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। तो जितना से 5 को 10 से गुना करेंगे तो 5 से 1 को भी गुना करना होगा। हर बराबर करने का जो तरीका जो दस्तूर है। तो 1/10 गुने 5/5 बराबर 5/50। इस तरह से हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। ऑल पार्टनर्स एल, एम और एन। ये रहा न्यू रेशियो 27:18:5। तो आप नया अनुपात निकाल लीजिएगा। और जब नया अनुपात निकल जाए तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस में आए तो गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो एल का देखें, एल का ऑल रेशियो 3/5 और माइनस न्यू रेशियो 50, 27/50। 50 कहाँ से आया? 27 + 18 + 5 तीनों को जोड़कर तो बराबर 30 - 27/50 बराबर 3/50। इसका सैक्रिफाइसिंग हो गया। एम का निकाल लेंगे 2/5 - 18/50 बराबर 20 - 18/50 बराबर 2/50। ये हो गया एम का सैक्रिफाइसिंग। अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा कौन कौन हो गया? ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन हो गया हमारा? एल और एम। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3/50 2/50। तो 50 कैंसिल हो जाएगा। 3:2 अर्थात 3/5 और 2/5 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब देख ले सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद क्या कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं यहाँ प्रश्न में? क्या दिया गया था? फर्म की ख्याति दी गई थी 1 लाख रुपया। गुडविल ऑफ फर्म 1 लाख रुपया, ना कि सी के हिस्से की ख्याति। तो हम ना कि एन के हिस्से की ख्याति। तो हम क्या करेंगे? फर्म की ख्याति 1 लाख रुपया में पहले एन का हिस्सा निकाल लेंगे। शेयर ऑफ एन इन गुडविल कितना? 1 लाख का 1/10। देखो 10 के लिए आया था ना एन, तो कितना निकल जाएगा? एन के हिस्से का ख्याति 10,000। ये हुआ एन के हिस्से की ख्याति। और प्रश्न में ये दिया रहता था, इसमें फर्म की ख्याति दी गई है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ के बनाइएगा। आगे देखें तो क्या करेंगे? एन कितना ख्याति लाएगा नया साझेदार? 10,000 रुपया। क्या करेंगे? इसको हमेशा की तरह त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात यानी 3:2 में बांट देंगे। तो 6,000 किसको मिलेगा? एल को, और 4,000 किसको मिलेगा? एम को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं। ये रहा, आप देखिए यहाँ पर पूंजी और ख्याति लाने के लिए एक साथ हम संयुक्त एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना लाएगा? 80,000 पूंजी, 10,000 ख्याति, तो कुल कितना लाएगा? 90,000 रुपया। टू एंड्स कैपिटल अकाउंट, हमने क्या कहा कि पूंजी का लेखा करने के लिए कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। पूंजी के अलावा अन्य लेन देन का लेखा करने के लिए करेंट अकाउंट लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो टू एंड्स कैपिटल अकाउंट कितना? 80,000। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 10,000। तो ये गुडविल हो जाएगा। अब पहला एंट्री कर लिए, पूंजी लाने वाला और ख्याति लाने वाला कर लिए, एक हिसाब से 2 एंट्री कर लिए। अब क्या करेंगे? इस ख्याति को 10,000 रुपया को जो बांटे हैं यहां पर त्याग अनुपात में, इसको बांटने के लिए एंट्री करेंगे। अब आप देख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? आप देख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। और टू एल्स करेंट अकाउंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि पूंजी परिवर्तनशील है, सॉरी पूंजी स्थिर है, पूंजी अस्थाई है, पूंजी फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए हमने करंट अकाउंट लिखा। और टू एम्स करंट अकाउंट। ठीक है। इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते हैं। जब पूंजी स्थिर रहेगा तो कैपिटल का लेखा करेंगे केवल कैपिटल अकाउंट में। बाकी जो कोई भी लेखा होगा गुडविल का, लाभ का, हानि का, कुछ भी, वो सब कहां होगा? करंट अकाउंट में होगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने करंट अकाउंट लिखा। ठीक है। और अगर पूंजी स्थिर नहीं होती तो कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाता। खैर, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा था प्रश्न में कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की आधी राशि निकाल ली। तो आप देखिए यहां पर एल को कितना ख्याति मिला? 6,000। एम को कितना मिला? 4,000। तो 6,000 का आधा कितना निकालेगा? 3,000। 4,000 का आधा कितना निकालेगा? 2,000। तो ख्याति की राशि निकालने के लिए हमने एंट्री क्या लिखाया आपको? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट लिखाया है ना।
तो कैपिटल हमने लिखाया है, लेकिन चूंकि पूंजी स्थिर है इसलिए हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल में केवल कैपिटल का लेखा होगा, कैपिटल के अलावा कुछ भी होगा तो वो करंट लिखा जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एल्स करंट अकाउंट डेबिट 3000, एम्स करंट अकाउंट डेबिट 2000, 6 का आधा 3, 4 का आधा 3, आधी क्या थी, टू कैश या बैंक अकाउंट कितना 5000 रुपया। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा आपका एंट्री, सवाल आप देख लीजिए, एंट्री आपके सामने है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 एंट्री को एक एंट्री किया गया, यहाँ पर ख्याति ये जो नया साझेदार लाया उसको बांटने के लिए एंट्री किया गया, और यहाँ पर पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकालने के लिए एंट्री की गई। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये कैलकुलेशन है, ये ख्याति फर्म की ख्याति में नए साझेदार का हिस्सा और उसका बंटवारा दिखाया गया। यहाँ पर त्याग अनुपात निकाल के आपको दिखा दिया गया। यहाँ पर आप नया अनुपात निकाल लिए, नया अनुपात निकालने कैसे निकालते हैं ये आप कई प्रश्न में निकाल चुके हैं, आगे देख ले। ये आपका ख्याति निकालने वाला एंट्री है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे। इसके लिए हम इससे पहले ही आपको लिखा चुके हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हम क्यों करंट लिखे हैं। ठीक है, ये पूंजी जब परिवर्तनशील होगी तो क्या होता है, तब हम कैपिटल लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, और ये आपका पूंजी के साझेदारों की पूंजी का स्वरूप, और फाइनली ये रहा आपका सवाल। तो इसको आप देख लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो सवाल है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।